हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है काव्य हेतु। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। हेतु का अर्थ ही कारण है, तो काव्य की उत्पत्ति का कारण काव्य हेतु हुआ। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। भारतीय विद्वानों के अनुसार 3 काव्य हेतु माने गए हैं। पहला है प्रतिभा, जो जन्मजात गुण होता है। दूसरा है व्युत्पत्ति, व्याकरणिक व साहित्यिक तत्वों का ज्ञान व्युत्पत्ति कहलाता है। तीसरा है अभ्यास, जो निरंतर अध्ययन से प्राप्त होता है। काव्य हेतुओं का सर्वप्रथम विवेचन अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में निम्न हेतु दिए गए हैं। अग्नि पुराण में पहला हेतु दिया गया है प्रतिभा, दूसरा है वेद ज्ञान, तीसरा है लोक व्यवहार। नरत्वम दुर्लभम लोक विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है। कवित्व दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु के बारे में अपन चर्चा करते हैं। संस्कृत आचार्य में पहले हैं आचार्य भामह। उनके अनुसार हम काव्य हेतु देखते हैं कि उन्होंने काव्य के हेतु कौन कौन से बताए हैं। भामह के अनुसार, आचार्य भामह है पहले नंबर पर। भामह के अनुसार गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। जैसे उन्होंने बताया है, गुरुदेशा जहते शास्त्रम जड़धि मोटपलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावते। स्पष्ट है कि भामह प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को भी काव्य हेतु में स्थान देने के पक्षधर हैं। आचार्य दंडी, दूसरे जो संस्कृत आचार्य हैं दंडी, उन्होंने काव्य हेतु कौन कौन से बताए हैं उस बारे में अपन देखते हैं। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा, अभ्यास और लोक व्यवहार को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। उनकी मान्यता के अनुसार नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुल निर्मलम आनंदाश्च भोगो अश्यः कारणम काव्य संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र, ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं। अगले हैं आचार्य वामन। वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। आचार्य वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है और काव्य का हेतु स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, कवित्व बीजम प्रतिभानम, कवित्वस्त बीजम। प्रतिभा के अतिरिक्त वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। आचार्य रुद्रट ने काव्य के हेतु बताए हैं। ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास को काव्य के हेतु स्वीकार करते हैं। आचार्य रुद्रट हैं, वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य का हेतु स्वीकार उन्होंने किया है। उनके अनुसार प्रतिभा के 2 भेद हैं। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के भी 2 भेद बताए हैं, 2 भागों में उसे विभक्त किया है। पहला है सहजा। सहजा प्रतिभा में उन्होंने बताया कि जो कवियों में जन्मजात होती है। दूसरा है उत्पाद्या। उत्पाद्या में जो लोक शास्त्र व अभ्यास से उत्पन्न होती है। प्रतिभा के अतिरिक्त वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतु में स्थान देते हैं। तो आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु स्वीकार किया है। अगले हैं आचार्य मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रकाश, उनका जो ग्रंथ है, उसमें लिखा है काव्य के हेतुओं के बारे में।
शक्ति निपुणता लोकशास्त्रे काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञे शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तु भवे। अर्थात काव्य के 3 हेतु हैं। शक्ति, जिसे प्रतिभा कहा जाता है, लोकशास्त्र का अन्वेषण तथा अभ्यास। दूसरे स्थान पर वे यह भी कहते हैं शक्ति काव्य का बीज संस्कार है। आचार्य मम्मट ने शक्ति अर्थात प्रतिभा को काव्य का बीज संस्कार भी माना है। अगले जो आचार्य हैं पंडित जगन्नाथ, इन्होंने रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। तस्य च कारणम कविमता केवलम प्रतिभा। तो पंडित राज जगन्नाथ है, उन्होंने प्रतिभा को ही मुख्य काव्य हेतु या काव्य का कारण स्वीकार किया है। अब है काव्य हेतुओं का स्वरूप। हम अलग अलग काव्य हेतुओं का स्वरूप देखेंगे। पहला है प्रतिभा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है, यानी इस शक्ति के द्वारा ही कोई भी काव्य की रचना करता है। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा है सा शक्ति केवल काव्य हेतु। आचार्य वामन का मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा की परिभाषा देते हुए लिखा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण प्रज्ञा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ की अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, अनेक प्रकार के अलंकारों व उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करती है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया, वे इसे शक्ति कहते हैं। प्रतिभा का दूसरा नाम आचार्य मम्मट ने शक्ति रखा और काव्य का बीज से शक्ति या प्रतिभा को स्वीकार किया जिसके बिना काव्य रचना असंभव है। इस प्रकार से काव्य हेतु में जो पहला हेतु है वह है प्रतिभा, और प्रतिभा वह शक्ति है जो व्यक्ति को काव्य की रचना करने में सक्षम बनाती है या समर्थ बनाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। तो कार्यत्री प्रतिभा क्या है? कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावयत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझाता है। दूसरा जो काव्य हेतु है वह है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतु में दूसरा स्थान दिया है, यानी पहला स्थान काव्य हेतु के रूप में दिया गया प्रतिभा को और दूसरा दिया गया है व्युत्पत्ति को। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप से ही काव्य के हेतु हैं। तो प्रतिभा जिसमें होगी वही व्युत्पत्ति, वही निपुण होगा, वही विद्वान होगा, और एक प्रतिभावान और विद्वान ही एक काव्य की सफल रचना कर सकता है। तीसरा जो काव्य हेतु है अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। भामह ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है, अभ्यासेन ही कर्मसु कौशलम भावहिति। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का हेतु माना है। हिंदी आचार्यों ने अभ्यास के महत्व को निम्न शब्दों में स्वीकार किया है। हिंदी के जो कवि हैं उन्होंने यह कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति कुशल हो जाता है किसी भी विद्या में। इस प्रकार से एक रस्सी है वो पत्थर पर बार बार आने और जाने से पत्थर को भी घिस कर उस पर निशान बना देती है। तो इसी प्रकार से हम बार बार किसी भी विद्या को पढ़ेंगे तो उसमें एकदम निपुण हो जाएंगे।
संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य के हेतु हैं, किंतु प्रतिभा उनमें सर्वप्रमुख है। प्रमुख रूप से उसमें प्रतिभा को स्थान दिया गया है, जिसे व्युत्पत्ति व अभ्यास के से निरंतर निखारा जा सकता है। तो काव्य के हेतु 3 हैं, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। काव्य के प्रमुख हेतु के रूप में बात करें तो वह होगी प्रतिभा, लेकिन प्रतिभावान जो प्रतिभा है वह व्युत्पत्ति और अभ्यास से ही उसमें निरंतर है, वो निखार किया जा सकता है। धन्यवाद।